वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। मेरा नाम प्रतीक खत्री है और आपको पता है कि मैं टोटल 4 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता हूँ यूट्यूब पे 12th कॉमर्स के। अकाउंट, स्टेट्स, इकोनॉमिक्स और ओसी। हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर चालू किया था और जो हमने आधा ख़त्म कर दिया पहले वाले वीडियो में। आज हमारा दूसरा पार्ट है वीडियो का और ये मैं 2 पार्ट में हर चैप्टर करता हूँ। हमने हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री कर दिया था। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर मतलब हमने वो पूरा कंप्लीट कर दिया था और अभी हम पहुंच पहुंच रहे हैं मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। आपको इससे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे मेरे चैनल के। तो हम चालू करते हैं मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखो, जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का इकोनॉमी में, जैसे अदर सेक्टर्स का हो रहा है वैसे ही ज़रूरी होता है। तो जैसे ही सपोर्टिव जो स्टेप्स लेती है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में और सर्विस सेक्टर में, वैसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स लेती है ताकि वो आगे बढ़े। क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी कंट्री का। उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं। पहला तो है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट बेसिक और की इंडस्ट्रीज सेटअप करती है और इनमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होता है और बहुत रिस्की होते हैं वो। तो प्राइवेट सेक्टर उनको उनमें इन्वेस्ट करना चाहते ही नहीं। ये इंडस्ट्री बहुत यूजफुल होती है दूसरी इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है और दूसरी इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंचाती है ऐसी इंडस्ट्री जो बेसिक और की इंडस्ट्री होती है। तो इनको गवर्नमेंट को स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि उनमें बहुत हाई रिस्क होता है और इन्वेस्टमेंट भी ऑलमोस्ट करोड़ों का चाहिए होता है, कई बार अरबों का भी। तो ये कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री इसमें रिस्क लेना चाहती नहीं है, तो गवर्नमेंट ही इसमें पैसे इन्वेस्ट करती है हमेशा। तो उसको बोलते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, मतलब गवर्नमेंट के खुद के एंटरप्राइज। फिर आता है एनकरेजमेंट टू प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। अब एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और रन करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग टाइप के जो बेनिफिट्स हैं स्टार्टअप को प्रोवाइड करती है। जैसे लैंड देना। अब टाटा को नैनो चालू करनी थी गुजरात में, तो सरकार ने उनको ज़मीन दी थी थोड़ी कंसेशनल रेट पे। फिर इजी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है उनको, वाटर सप्लाई अच्छी करती है और टैक्स भी थोड़े ब्रेक कर देती है, मतलब टैक्स भी कम देती है, कम कम उनसे कलेक्ट करती है। जो भी नए स्टार्टअप होते हैं और जो नई इंडस्ट्री चालू होती है उनको कई बार सरकार सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। उससे होता क्या है कि उनको एनकरेजमेंट मिलती है और वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चीप फाइनेंस भी उनको मिलता है, मतलब उनको चीप सस्ते रेट पे लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। और ऐसी अलग अलग हेल्प के थ्रू गवर्नमेंट उनको और कॉम्पिटिटिव बनाती है और उनको और एनकरेज करती है। तो इससे प्राइवेट सेक्टर भी अपनी इंडस्ट्रीज खोलने के लिए मोटिवेट होते हैं, प्रमोट होते हैं। फिर उसके बाद आता है इम्पोर्ट टैरिफ। देखो, जो भी चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट होती है तो उन पे एक टैरिफ लगता है, उन पे एक टैक्स लगता है, ताकि वो लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर पाए, उनके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। क्योंकि कई बार प्रोडक्ट ऐसे आते हैं बाहर से जो बहुत सस्ते होते हैं और अगर इंडिया में बेचें तो बहुत सस्ते में बिक सकते हैं। तो उन पर टैरिफ बढ़ा बढ़ा दिया जाता है ताकि वो सस्ते में ना बिके और लोकल इंडस्ट्री वाले बचे रहें। इससे होता क्या है, सामान और एक्सपेंसिव हो जाता है और बहुत कॉस्टली हो जाता है। जो जो उनका जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो जो प्रोडक्ट इम्पोर्ट किए जा रहे हैं। तो समझने वाली बात है, जो प्रोडक्ट इम्पोर्ट होंगे उनका प्राइस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उससे होता क्या है कि जो लोकल डोमेस्टिक वेंडर्स है और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो कॉम्पीट नहीं कर पाती इंटरनेशनल प्रोडक्ट से। तो इसीलिए इंटरनेशनल प्रोडक्ट में एक टैरिफ इस्तेमाल किया जाता है। तो वो उससे होता क्या है, उससे उस प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है और वो ज़्यादा महंगे में बिकता है अपने देश में। फिर आता है टेक्निकल स्किल्स एंड ट्रेनिंग।
गवर्नमेंट अलग अलग टेक्निकल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, ताकि वो कंपटीशन में सस्टेन कर पाए। स्पेशली लिबरलाइजेशन जब आया था और ग्लोबलाइजेशन आया था, उस टाइम पे सरकार ने बहुत ट्रेनिंग और स्किल्स प्रोवाइड की थी, ताकि जो भी लोकल इंडस्ट्री है, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, वो कंपटीशन को मीट कर पाए और सस्टेन कर पाए कंपटीशन के अंदर। उसमें हुआ क्या, नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आई सरकार, अलग टाइप के गुड्स मैन्युफैक्चर करना चालू किया सरकार ने। सरकार ने सेलिंग टेक्निक सिखाई, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया इसके लिए, और क्वालिटी कल्टीवेट करने की ट्राई किया। इससे हुआ क्या, लोगों में एक अच्छी ट्रेनिंग आ गई और लोग अच्छे कॉम्पीट करने के लिए रेडी हो गए इंटरनेशनल मार्केट में। सरकार इकोनॉमिक हेल्प भी प्रोवाइड करती है उन्हें इंडस्ट्री को, ताकि वो अपना प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर पाए। अगर वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम करेंगे और सस्ते में मैन्युफैक्चर करेंगे, तो उनका मार्केट में प्राइस भी कम होगा और वो ज़्यादा इजीली बिकेंगे और ज़्यादा लोग उनको अफोर्ड कर पाएंगे। तो उससे होगा क्या, लोगों को भी फायदा होगा और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो इससे ये कैसे करेंगे, सरकार बहुत सारे कंसेशनल रेंट पे लैंड प्रोवाइड करती है, साथ में वाटर सप्लाई अच्छी करती है और चीप करती है, इलेक्ट्रिसिटी उनको चीप करती है, टेलीफोन उनको चीपली प्रोवाइड करता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट है वो भी थोड़े कम होता है उनके, सरकार उनको ज़्यादा फायदा देती है। जो भी इंडस्ट्री स्टार्टअप होती है, उससे होता क्या है कि कम कॉस्ट में एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, और उससे होगा क्या, वो सस्ते में बिकेगा तो लोगों को भी फायदा होगा, और जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी सर्विसेज। देखो, रोड बनाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी सर्विस देने के लिए और वाटर प्रोवाइड करने के लिए बैंक्स बनाती है, और फिर इंश्योरेंस अच्छे से सरकार प्रोवाइड करती है, सीवेज सिस्टम अच्छा प्रोवाइड करती है। ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के थ्रू ऐसा बोल सकते हैं कि जो सरकार है एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके इंडस्ट्री को मोटिवेट करती है, ताकि वो बैकवर्ड एरिया में भी आ पाए और ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो पाए, और साथ में इंडस्ट्री का जो कॉस्ट है वो भी अंडर कंट्रोल रहे, तो सस्ते में बेच पाए। तो उससे होगा क्या, इंडस्ट्री को एनकरेजमेंट होगा कि हम और इंडस्ट्रीज खोलें, और इससे होगा क्या कि इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो होगी, समझने वाली बात है। साथ में प्रोडक्ट भी चीपली मिलेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और देश का जीडीपी भी बढ़ेगा। उसके बाद आता है सेटिंग अप वेरियस इंस्टीट्यूट एंड पॉलिसीज। देखो, सरकार करती क्या है, अलग अलग पॉलिसी बनाती है, अलग अलग ऐसे प्लान्स बनाती है जिससे इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, जो नेसेसरी चेंजेस चाहिए वो मिल पाए। एक ऐसा सिस्टम बनाती है इंपोर्ट पॉलिसीज का, एक्सपोर्ट पॉलिसीज का, मॉनेटरी पॉलिसीज का, फिजिकल पॉलिसीज का, टैक्स पॉलिसीज का, जो फेवरेबल हो इंडस्ट्री के लिए, ताकि वो एनकरेज हो पाए कि हम और इंडस्ट्री सेटअप करें। ये जो अनफेयर कंपटीशन होता है वो भी प्रिवेंट करने की ट्राई करती है। अलग अलग लॉ लेके आती है सरकार, जैसे इंडस्ट्रियल एक्ट, कंपनी एक्ट, कंपटीशन एक्ट। उससे होता क्या, जो अनफेयर कंपटीशन प्रैक्टिसेस होती है वो प्रिवेंट हो पाए। सरकार ने अलग अलग इंस्टीट्यूट भी सेटअप किए हैं, जैसे IDBI, SIDBI, ICICI, IFCI, LIC, GIC। ये सब एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को, और ये सब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करने की ट्राई करती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये अलग अलग हेल्प और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ताकि वो एक सूटेबल एनवायरनमेंट बना पाए फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो हमने टोटल देखा कि सरकार कैसे मोटिवेट करती है
अलग अलग मेजर लेती है ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाए। पहला तो है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, दूसरा है एनकरेजमेंट इन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, तीसरा है इम्पोर्ट टैरिफ, चौथा है टेक्निकल स्किल एंड ट्रेनिंग, पांचवा है इकोनॉमिक सपोर्ट, छठा है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, सातवां है सेटिंग अप ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट एंड पॉलिसीज। ऐसे करके टोटल 7 ऐसे मेजर्स लिए हैं सरकार ने। अगर आप उसको याद करो तो आपके 3 मार्क कहीं नहीं गए। फिर आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसको सेज भी बोलते हैं, जो 1 अप्रैल 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका मेन पर्पस क्या है कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाए ताकि वो कंट्रोल फ्री एनवायरनमेंट एक्सपोर्ट के लिए डेवलप कर पाए। मतलब उन पे कोई भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा, ज़्यादा टैरिफ नहीं होंगे, ज़्यादा टैक्सेस नहीं होंगे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे, और ऐसे कुछ सेक्टर्स बन पाए जो इक्विवेलेंट है पूरे दुनिया में जो भी बन रहे हैं। अलग अलग टैक्स इंसेंटिव्स भी सरकार ने प्रोवाइड किए है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाए। ये अलग अलग मॉडल्स डेवलप करते हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जैसे उसको चाइना में भी इम्प्लीमेंट किया गया था। अभी जो भी मॉडल अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है वो चाइना के जो भी चाइना में इम्प्लीमेंट हुआ था ये मॉडल, उसको देख के इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो बहुत हेल्पफुल है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोड्यूसिंग सेक्टर बनाने के लिए और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद आता है टैक्स फ्री जोन्स, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जिनको बोलते हैं। अगर दूसरे वर्ड की बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो जोग्राफिकल जो एरियाज में होता है, यहाँ पर जो इकोनॉमिक लॉ है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे चाइना है, इंडिया है, जॉर्डन है, पोलैंड में, फिलीपींस है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है। इन सब ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का अच्छे से यूटिलाइजेशन किया है। यहाँ पे कुछ लॉज अलग होते हैं, थोड़े लिबरल लॉ होते हैं, और तो टैक्स कंसेशन मिलते हैं यहाँ पे, तो उससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है। फिलहाल इंडिया में 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। पहला है सेंटा क्रूज महाराष्ट्र, फिर है कोचीन केरला, फिर कांडला एंड सूरत गुजरात, फिर है चेन्नई, फिर है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फिर है फाल्टा वेस्ट बंगाल, फिर आता है नोएडा उत्तर प्रदेश, और साथ में और नए 18 स्पेशल इकोनॉमिक जोन अभी प्रपोज्ड हैं और बन रहे हैं। कोई भी प्राइवेट पर्सन, गवर्नमेंट बॉडी या फिर जॉइंट सेक्टर या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्टार्ट कर सकती है। फॉरेन इंस्टीट्यूट भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन चालू कर सकते हैं, और ये सब स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्केल ऑफ इंडस्ट्री। अब देखो, जो भी स्केल है इंडस्ट्री का और जो उसका इंपॉर्टेंस है और जो उसकी प्रोग्रेसिवनेस है ड्यूरिंग लास्ट 5 डिकेड्स में बहुत अच्छी रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। वो बहुत यूजफुल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, साथ में जो स्मॉल कैपिटल है उसके लिए। जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है रूरल एरिया में, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, रिडक्शन ऑफ रीजनल इम्बैलेंस, एंड टू हैव adequate डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ, इन सब चीज़ों के लिए ये काफ़ी यूजफुल रहा है, क्योंकि इसमें स्मॉल स्केल कैपिटल चाहिए होता है और वो रूरल एरिया में इजीली डेवलप हो सकता है, बैकवर्ड एरिया में बहुत अच्छे से इसके एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, और जो रीजनल इम्बैलेंस है वो ये कम करता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थ्रू बहुत ही अच्छा होता है।
जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो कॉम्प्लीमेंट करती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फिर आता है इंडिया इंडस्ट्रीज विच हैव इन्वेस्टमेंट मोर देन 25 लाख। अब कई कई इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट 25 लाख से भी ज़्यादा होता है और 5 करोड़ से कम होता है, उसको हम बोले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नॉर्मली जो ये इंडस्ट्री होती है वो लेबर इंटेंसिव होती है, मतलब इसमें मोस्टली लेबर इस्तेमाल होता है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड और ज़्यादा अच्छी इंडस्ट्री है जैसे मीडियम स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसमें ऑलमोस्ट हर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इस्तेमाल ही होते हैं और इससे होता क्या है, इससे अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलती है और इसमें लेस कैपिटल इस्तेमाल होता है एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। पर वो भी बहुत हेल्पफुल होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री को, ताकि क्योंकि स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री होती है वो ऑलमोस्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री को और मीडियम स्केल इंडस्ट्री को। तो ये अच्छा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है क्योंकि लेबर इंटेंसिव होती है, साथ में बैकवर्ड एरिया में होती है और रीजनल इम्बैलेंस कम करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम की वजह से बहुत अच्छा होता है। इनके जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में ही होती है।